हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका जीएस लॉजिकल पे। तो जैसा कि आप सभी को थंबनेल में दिखाई पड़ रहा है कि एनटीए ने यूजीसी नेट का एग्जाम कैंसिल कर दिया है और अब इसकी सीबीआई जांच करने वाला है। नीट एग्जाम के बाद लगातार दूसरी बार ऐसा हुआ है बहुत ही कम टाइम में, जब एक पर्टिकुलर एग्जाम को लेकर के नीट के ऊपर, एनटीए के ऊपर आपके सवाल खड़े किए गए हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग की जो करंट अफेयर की सीरीज चल रही है उसमें हम लोगों ने कुछ मॉडिफिकेशन किया है। अब डेली की कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर की कवरेज के लिए आपको दो अलग अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, चाहे वो वनडे एग्जाम से जुड़ी हुई हो आपके, चाहे वो स्टेट पीसीएस, डिफेंस, रेलवे, बैंकिंग से जुड़ी हुई हो, या फिर आपके यूपीएससी एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई हो, यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस किसी भी स्टेज से जुड़ी हुई हो, सब कुछ आपको इसी एक वीडियो में मिलेगा डेली बेसिस पे। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इस वीडियो को अच्छे से देखना है, और जो अभी तक हम लोग हर एक क्वेश्चन के साथ साथ एमसीक्यू को करते थे उसकी बजाय आज से हम लोग क्या करेंगे, उन सारे एमसीक्यूज को हम आपके लिए लास्ट में क्विज फॉर्मेट में लेकर के आएंगे, जिसको आपको अटेम्प्ट करना है और उसका आंसर आपको कल के वीडियो में यानी कि अगले दिन के वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। क्वेश्चंस जो करंट अफेयर हम लोग आज कवर करेंगे उसी के बेसिस पे होंगे, तो कोई बहुत ज्यादा कठिनाई आपको, डिफिकल्टी आपको फेस करनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे आज के इंपॉर्टेंट डेज के ऊपर। हर दिन आपको पता है कि कोई ना कोई इंपॉर्टेंट डे होता है, उससे जुड़ी हुई कोई ना कोई थीम होती है। आज का जो इंपॉर्टेंट डे है वो क्या है? वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। ये हम 20 जून को मनाते हैं। अब रिफ्यूजीज आपको पता है कौन होते हैं कौन नहीं होते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में मैंने आपके लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन रखी है। पहली बार तो आप ये देख लीजिए कि 2024 की थीम क्या है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे की। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे की दोस्तों जो थीम है, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस वेबसाइट, वो है फॉर अ वर्ल्ड वेयर रिफ्यूजीज आर वेलकम्ड। लेकिन अलग अलग रिसोर्सेज पे, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग न्यूज़पेपर में आपको अलग अलग थीम दिखाई पड़ रही है। तो मैंने मल्टीपल थीम्स प्रोवाइड करने की बजाय आपको जो यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट पे थीम दी हुई है वो देने का काम किया है। ठीक है, इसको आप देख लीजिए, इसको आप याद कर लीजिए। अब हम देखते हैं रिफ्यूजीज क्या होते हैं। बेसिकली अगर किसी भी देश में कुछ लोग रह रहे हैं, उनके खिलाफ उनके धर्म के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, उनकी एथनिसिटी के बेसिस पे, वो किस सोशल ग्रुप को बिलोंग करते हैं इसके बेसिस पे, वो किस रेस को बिलोंग करते हैं इसके बेसिस पे, अगर उनके साथ परसिक्यूशन हो रहा है या उनको परसिक्यूशन का डर है, यानी कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है या फिर उनको प्रताड़ित होने का डर है, तो वो वहां से निकल के जब किसी और देश में शरण लेने के लिए जाते हैं तो उनको हम रिफ्यूजी बोलते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन आपके यूनाइटेड नेशंस के 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन में दी हुई है। ठीक है, चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब एक रिफ्यूजी होते हैं, एक होते हैं असाइलम सीकर। अब रिफ्यूजीज वो होते हैं जिनको रिफ्यूजीज का टाइटल दे दिया गया है कि ये पर्टिकुलरली ग्रुप ऑफ पीपल इस पर्टिकुलर देश से आया है, इसके ऊपर परसिक्यूशन हो रहा था तो इसको हम अपना रिफ्यूजी मान रहे हैं। असाइलम सीकर क्या होता है? जब रिफ्यूजी किसी देश में जाता है रिफ्यूज मांगने के लिए, और अभी उसकी रिफ्यूजी स्टेटस पे सुनवाई पेंडिंग होती है, उसको अभी तक वो स्टेटस दिया नहीं गया होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? असाइलम सीकर बोलते हैं। असाइलम सीकर से दे आर रिफ्यूजीज and have fled their homes as refugees do, but their claim to refugee status is not yet definitely evaluated in the country to which they fled। जिस कंट्री में वो गए हैं वहां पे उनके स्टेटस के ऊपर अभी पूरी तरीके से मोहर नहीं लगाई गई है, तो उनको हम असाइलम सीकर बोलते हैं। इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन आपको पता है, जो अपने ही देश में, जिन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस नहीं किया है, बट वो अपने देश के अंदर ही एक रीजन से दूसरे रीजन में शिफ्ट होने के लिए मजबूर हो गए हैं, उनको हम आईडीपी या फिर इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन बोलते हैं। स्टेटलेस पर्सन वो होते हैं जिनके पास किसी भी एक देश की नागरिकता, सिटीजनशिप नहीं होती है। ये जनरली तब होता है जब वो जिस देश के नॉर्मली नागरिक होते हैं, वो देश उनसे सिटीजनशिप का राइट वापस ले लेता है, तो वो स्टेटलेस हो जाते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो ये आपकी कुछ परिभाषाएं हैं। एक आपकी आखिरी है, वो है रिटर्नीज की। रिटर्नीज कौन होते हैं? जाहिर सी बात है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल रोहिंग्यास आपके बांग्लादेश से भाग करके, म्यांमार से भाग करके जो है इंडिया में आए रिफ्यूजी बनने के लिए। इंडिया ने मान लीजिए उनको रिफ्यूजी का स्टेटस दे दिया। कल को वो जब वापस लौट जाएंगे म्यांमार में, बांग्लादेश में, तो उनको रिटर्नीज बोला जाएगा। ठीक है, तो ये आपको जितनी भी डेफिनेशन है रिफ्यूजी की, असाइलम सीकर की, इंटरनल डिस्प्लेस पर्सन की, स्टेटलेस पर्सन की और रिटर्नीज की, इन डेफिनेशंस को आपको याद रखना है। इसमें आपको कोई लापरवाही नहीं करनी, बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। बात समझ में आ गई? चलिए, थीम मैंने आपको बता ही दी है। यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन आपका जो 1951 में आया था, वो एक कन्वेंशन ऐसा है जो रिफ्यूजीज के राइट्स को लेकर के डील करता है। जो बेसिक फ्रीडम होती है, जो बेसिक आपके ह्यूमन राइट्स होते हैं, वो रिफ्यूजीज को अवेल कराने के लिए ये कन्वेंशन आपका काम करता है। ये कन्वेंशन ऑनर करता है प्रिंसिपल ऑफ रीफाउलमेंट को। अब ये प्रिंसिपल ऑफ रीफाउलमेंट क्या होता है कि किसी, अगर कोई भी रिफ्यूजी आपके देश में आया है तो आपको उसे वापस नहीं भेजना है उस देश, है ना। ये एक प्रिंसिपल ऑफ रिफॉल्वमेंट है कि अगर कोई आपके देश में परसिक्यूशन के भय से आया है
तो आप उसको शरण दीजिए अपने यहाँ पे, उसको आप रिफ्यूज का स्टेटस दीजिए। आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको वापस उसी देश में ना भेजें जहां से वो डर के मारे यहाँ पे आपके देश में आया है। ठीक है, ये आपका जो कन्वेंशन है रिफ्यूजी का, ये आर्टिकल 14 ऑफ यूडीएचआर के ऊपर बेस्ड है। यूडीएचआर आपका एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स का। जैसे हमारे देश में सारे कानूनों का एक बेस कानून है जो कि ये कॉन्स्टिट्यूशन, द लॉ ऑफ द लॉज, ठीक है, वैसे ही पूरे दुनिया में अगर जो एक बेसिक डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर बहुत सारे राइट बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए हैं, बहुत सारे कन्वेंशन बनाए गए हैं, तो वो आपका यूडीएचआर है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, अब जो जो यूएनएचसीआर है वो एज अ गार्जियन काम करता है 1951 कन्वेंशन का और 1967 प्रोटोकॉल का। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जब भी कोई कन्वेंशन होता है या कोई प्रोटोकॉल होता है तो उसको कोई लागू करवाने वाला तो होना चाहिए ना, नहीं तो उसके ऊपर कौन देखेगा सुनेगा कि भैया ये लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसको सुपरवाइज कौन करेगा। तो इसी सुपरविजन के लिए यूएनएचसीआर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जो 1951 कन्वेंशन और उसके 1967 प्रोटोकॉल दोनों को एक तरीके से गार्डियन करता है। बात क्लियर हो गई आपकी? चलिए, अब यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं कि जो प्रोटोकॉल है वो क्या है। प्रोटोकॉल आपका बेसिकली इसलिए आया था क्योंकि जो 1951 का कन्वेंशन था वो खाली आपके एक तरीके से कहा जाए तो जो यूरोपियन रिफ्यूजीज थे, जो यूरोपियंस इन्वॉल्व थे आपके रिफ्यूज के पूरे प्रोसीजर में, उनको रिकॉग्नाइज करता था। 1967 का जो प्रोटोकॉल आया उसने ये टैग हटा दिया। अब ये आपका जो कन्वेंशन है 51 वाला, ये पूरी दुनिया पे अप्लाई होने लग गया। बेसिकली इसी के लिए आपका प्रोटोकॉल आया था। मुद्दे की बात यह कि इंडिया ने ना तो 1951 का यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन आपका वो किया है, साइन किया, ना ही रेटिफाई किया है, और ना ही 1967 का प्रोटोकॉल आपका रेटिफाई या फिर एक तरीके से साइन किया है। लेकिन इंडिया उसके बावजूद बहुत सारे रिफ्यूजी पॉपुलेशन को होस्ट करता है अपने यहाँ पे। हमने बहुत सारे रिफ्यूजीज को शरण दे रखी है। अभी जो हम अपना सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आए, उसके पीछे भी मकसद यही था कि रिफ्यूजीज को हम क्या करें, सिटीजनशिप दे दें अपने यहाँ पे, जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से रह रहे हैं। फिर कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने साइन किया है, कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने साइन भी नहीं किया है, जिन्होंने साइन कर दिया बट रेटिफाई किया है। ये सारी बातें आपकी हर एक कन्वेंशन में कॉमन होती हैं। ठीक है, कोई कंट्री साइन करती है, कोई खाली साइन ही करती है, रेटिफाई नहीं करती है, तो ऐसी दिक्कतें होती हैं हर जगह पे। खैर, द कन्वेंशन ऑल्सो सेट्स आउट विच पीपल डू नॉट क्वालिफाई एज रिफ्यूजीज। अब जो वॉर क्रिमिनल्स हैं, यानी कि इंडिया ने पाकिस्तान के साथ लड़ाई कर ली फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब पाकिस्तान के लोग इंडिया के सैनिकों को मार रहे हैं। अब कल को अगर वही पाकिस्तान के सैनिक इंडिया में पकड़ के आ जाए, अरेस्ट हो जाए, तो उनको रिफ्यूजी का स्टेटस नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो वॉर क्रिमिनल्स हैं। उन्होंने हमारे साथ वॉर में क्राइम किया है, तो वो हमारे वॉर क्रिमिनल्स के तौर पर ट्रीट किए जाएंगे, एनिमी के तौर पर ट्रीट किए जाएंगे, ना कि रिफ्यूजी के तौर पे। बात समझ में आ गई? अब आपका यूएनएचसीआर जो कि ह्यूमन राइट्स आपका यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर है रिफ्यूजीज के लिए, ये आपका 1950 में बनाया गया था। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो रिफ्यूजीज इधर से उधर अपना घर छोड़ करके बेचारे भाग करके शरण लेके बैठे हुए थे, उनको एक तरीके से रिसेटलमेंट करवाना, उनको एक तरीके से फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना, उनके राइट्स को इंश्योर करवाना, ये सारी जिम्मेदारी दे करके यूएन ने 1950 में इसको स्टैब्लिश किया था। इसको 2 बार नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है, एक बार 1954 में, एक बार 1981 में। ठीक है, 1954 1981 ये दो वो साल है जब यूएनएचसीआर को आपका नोबेल प्राइज मिला है। नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड जो है वो आपका यूएनएचसीआर प्रोवाइड करता है ऐसे लोगों को जो रिफ्यूजीज के लिए, डिस्प्लेस पर्सन के लिए, स्टेटलेस पर्सन के लिए अच्छा काम कर रहे होते हैं। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड हेडक्वार्टर दोस्तों इसका कहाँ पे? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये आपका एक जो इंपॉर्टेंट डे था आपका वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, उससे जुड़ी पूरी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको यहाँ पे कवर कराई है। ये आपको ध्यान रखनी है, आपके सारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। ठीक है, चलिए एक और दिन आज हम मनाते हैं जो कि है आपका वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी डे। अब आपको वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी डे जो कि हम 20 जून को मनाते हैं, उसको कंफ्यूज नहीं करना है नेशनल प्रोडक्टिविटी डे से, क्योंकि नेशनल प्रोडक्टिविटी डे हम कब मनाते हैं? ये हम मनाते हैं आपका 11-12 फरवरी को। लेकिन जो आपका वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी डे है वो हम 20 जून को मनाते हैं, और इस बार की इसकी थीम क्या रही है? डोंट जस्ट वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट। ठीक है, डोंट जस्ट वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट। अब प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? बेसिकली आपने अपने गिवन टाइम में, गिवन रिसोर्सेज में कितना अच्छा आउटपुट दिया, कितने अच्छे से किसी काम को किया है, ये आपकी प्रोडक्टिविटी होती है बेसिकली। ठीक है, आप एग्जाम की तैयारी के लिए आपको 1 महीना मिला था और आपको 4 किताबें मिली थी, लेकिन उन 4 किताबों को 1 महीने में पढ़ के आपने अपने एग्जाम को कितने अच्छे से दिया, ये आपकी प्रोडक्टिविटी है। तो कहीं ना कहीं इसी के इर्द गिर्द हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। खैर, तो इंपॉर्टेंट डेज के बाद अब हम आते हैं अपनी मेन न्यूज के ऊपर आज की, जो कि यूजीसी नेट के कैंसिलेशन को लेकर के। आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले नीट का एग्जाम हुआ था, जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर रेगुलरिटी पाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसमें इंटरवीन किया और 23 जून जो कि आपका अपकमिंग संडे है, वहां पे कुछ पर्टिकुलर बच्चों के दोबारा से री एग्जाम के लिए शेड्यूल रखा गया है।
उसी के बीच यूजीसी क्या आपका एनटीए क्या करवाता है, यूजीसी नेट का एग्जाम करवाता है, जो कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता है। जो आप यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ाने के लिए जो एग्जाम होते हैं, जो लोग क्वालिफाई होते हैं वो यूजीसी नेट का एग्जाम देकर के क्वालिफाई होते हैं। बहुत बड़े लेवल का एग्जाम होता है, लगभग लगभग 8 से 10 लाख लोग के आसपास हर साल इसमें, बल्कि साल में 2 बार होता है। तो इतने लोग एक एक बार में इसमें बैठते हैं अलग अलग स्ट्रीम को लेकर के। अभी तक ये कैसे होता था, अभी तक ये आपका ऑनलाइन मोड में होता था, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता था। अब इसको और अलग अलग दिन पे होता था, जैसे एक दिन आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के हुआ, अगले दिन आपका अलग सब्जेक्ट को लेकर के हुआ। लेकिन अब क्या किया गया, इसी बार से एनटीए ने ऐसा कहा कि हम ये ओएमआर बेस्ड पेपर कराएंगे, एक ही दिन में हम पूरे देश भर में पेपर कंडक्ट करवा देंगे। करवा भी दिया, उसके अगले दिन उसको कैंसिल भी कर दिया कि कुछ हमें इरेगुलरिटीज में देखने को मिली हैं, और अब सीबीआई को इसकी जांच सौंप दी गई है, वो इसमें इन्वेस्टिगेट करेगा कि भाई क्या है। अब देखिए कि कितने टाइम से इंडिया में और अलग अलग स्टेट्स में पेपर लीक, है ना, पेपर में लेकर के धांधलियां जो हो रही है, एक तरीके से रेगुलरिटीज है, बहुत कॉमन चीज हो गई है आज की डेट में। तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं काम करने की जरूरत है। खैर, अब यहाँ से हमको दो चीजें देखनी है, एक तो हमको देखना है एनटीए के बारे में, और दूसरा हमको देखना है सीबीआई के बारे में, क्योंकि आपका एनटीए भी न्यूज में है लगातार, और सीबीआई तो मानिए आपका जिंदगी भर न्यूज में रहेगा। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। एनटीए को दोस्तों स्टैब्लिश किया गया था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो स्टैब्लिश किया गया था 2017 में। अनाउंसमेंट इसका बजट में हुआ था। बहुत सारे वनडे एग्जाम में स्पेसिफिकली ये पूछते हैं कि एनटीए बनाने के लिए अनाउंसमेंट कब की गई थी, तो वो बजट 2017-18 का जो पेश किया था उसमें की गई थी, और 2017 में इसको स्टैब्लिश कर दिया गया था अंडर दी इंडियन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। अब ये ऑटोनॉमस बॉडी है और सेल्फ सस्टेन्ड बॉडी है, जो कि कहीं ना कहीं एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। सेल्फ सस्टेन का मतलब क्या है कि ये खुद ही जो है जनता से पैसा लेती है, भाई एग्जाम का फॉर्म भरते हो, ठीक है। अब ये जो आपका यूजीसी नेट वगैरह का भी एग्जाम कैंसिल हुआ, मेरे ख्याल से इसका कुछ हजार हजार रुपए से ज्यादा का फॉर्म इसका आता है ना। तो ऐसे ही सारे लोगों से पैसा लेकर के ये अपने आप को सस्टेन करती है। अपने एम्प्लॉयज को पेमेंट करना है, जो सेंटर ये बुक करते हैं वहां पे पेमेंट करना है, मतलब कुल मिलाकर के फाइनेंशियली ऑटोनॉमस है। कुछ ना कुछ बजटरी सपोर्ट आता भी होगा सेंटर से, लेकिन हाँ मोर और लेस अपना इंडिपेंडेंट है एक तरीके से। चलिए, एनटीए का जो चेयरमैन होता है वो अपॉइंट कौन करता है, वो अपॉइंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है हमारी, वो एनटीए के चेयरमैन को अपॉइंट करती है, और एनटीए का चेयरमैन एक एमिनेंट एजुकेशनिस्ट होगा, यानी कि उसने एजुकेशन के फील्ड में काफी अच्छा और काफी प्रोमिनेंट काम किया होगा। ऐसे ही इंसान को जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री हमारी क्या करती है, एनटीए का चेयरमैन अपॉइंट कर देती है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विल बी द डायरेक्टर जनरल टू बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। देयर विल बी अ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कंप्राइजिंग मेंबर्स फ्रॉम यूजर इंस्टीट्यूशंस। तो कुल मिलाकर के एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि एक आदमी के हाथ में पावर है, सीईओ भी है आपका, है ना, सीईओ भी है जो कि डायरेक्टर जनरल के तौर पे काम कर रहा है, फिर आपका बोर्ड भी है जो कि काम कर रहा है, बाकी चेयरमैन तो है ही है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे फंक्शन क्या है, वही सारी बातें कि अलग अलग इंस्टीट्यूशन के साथ पार्टनरशिप करना, और स्कूल्स के साथ जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट है वहां पे अपना जो है एग्जाम्स वगैरह को कंडक्ट करवाना, ये सारा इनका मकसद है, ये सारा इनका एक बेसिक फंक्शन है किसका, आपके एनटीए का। ठीक है, क्वेश्चन बैंक वगैरह प्रोवाइड करना, मतलब क्रिएट करना, फिर आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, यही सारी बातें एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने से लेकर के जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं वो एनटीए की जिम्मेदारी है, एक तरीके से इसके बेसिक फंक्शन में आती है। ठीक है, चलिए, ये हो गया। अब हम देखेंगे दोस्तों आपके सीबीआई के बारे में। ठीक है, क्योंकि सीबीआई को इसकी जांच सौंपी गई है, तो हम सीबीआई के बारे में देखेंगे, थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि सीबीआई के इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। आपका सीबीआई पहली बात तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस के अंडर में काम करता है। आपको नाम से और फंक्शन से लगता होगा कि सीबीआई को होम मिनिस्ट्री वगैरह में आता होगा, बट ऐसा नहीं है। जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल होता है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पेंशन के अंडर में, उसके अंडर सीबीआई आता है, और वहां पे ये काम करता है अपना। ये एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है इंडिया की। ठीक है, बात इतनी समझ में आ गई। इसको स्टैब्लिश कब किया गया था, हुआ क्या था, 1941 में स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट आया था। ठीक है, तो सीबीआई के जो स्टैब्लिशमेंट के ट्रेस है वो वहीं से आपके ओरिजिन होता है। उसके बाद वो दोबारा से उस एक्ट को पास किया गया था, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, और इसी के तहत आपका जो है स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बनाया गया। इसका नाम शुरुआत से सीबीआई नहीं था, इसका नाम बाद में चेंज किया गया है, जब आपका सनातनम कमेटी ने रिकमेंड किया था इसका नाम चेंज कर दीजिए, तब इसका नाम बाद में चेंज करके सीबीआई किया गया है। पहले इसका नाम क्या था, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट नाम था इसका। ठीक है, और ये होम डिपार्टमेंट के अंडर में आती थी, यानी कि होम मिनिस्ट्री के अंडर में पहले ही आती थी। अब इसका काम क्या है कि देश भर में जो है एक तरीके से केसेस के ऊपर इंक्वायरी करना, इन्वेस्टिगेशन करना। रीनेमिंग द सीबीआई वाज डन थ्रू अ होम मिनिस्ट्री रेजोल्यूशन डेटेड 1/4/1963, यानी कि 1 अप्रैल 1963 को होम मिनिस्ट्री ने अप्रैल फूल मनाते हुए आपका सीबीआई का नाम बदल के सीबीआई रख दिया है।
यानी कि एसपीई, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट का नाम बदल के सीबीआई रख दिया है। ठीक है, सीबीआई का नाम वगैरह या इसके एस्टेब्लिशमेंट की एक तरीके से रिकमेंडेशन किसने दी थी? सनातनम कमेटी ने दी थी। बात इतनी समझ में आ गई आपको? अब इसका जो मेन पर्पस था, इनिशियली द ऑफेंसेस वर नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट रिलेटेड ओनली टू द करप्शन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स। अगर केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी कुछ करप्शन वगैरह करता था, तो ऐसे ही केसेस में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करता था। अच्छा, ऐसे ये नहीं कि सारे केसेस में, वही केसेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको रेफर करेगा या नोटिफाई करेगा, उसमें सीबीआई अपना इन्वेस्टिगेशन करता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे क्या हुआ, हमारे देश में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बढ़ने लग गई, यानी कि जो गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी जो कंपनीज है ये बढ़ने लग गई, तो कर्मचारी बढ़ने लग गए, तो इनके इन्वेस्टिगेशन का काम भी सीबीआई के पास आ गया, अगर ये कोई क्राइम कर रहे हैं तो। फिर आपके 1969 में आपको पता है बैंक नेशनलाइजेशन हुआ था, 14 बैंक को नेशनलाइज किया गया था इंदिरा गांधी की सरकार पे। इसके पहले हमारे देश के मेजर बैंक जो हैं वो प्राइवेट हाथों में हुआ करते थे। यहाँ से आपने सरकार ने एक तरीके से क्या किया, इसको नेशनलाइज करके अपने अंडर में ले लिया। तो बैंक्स के कर्मचारी के ऊपर भी फिर इन्वेस्टिगेशन का काम इनके पास आ गया। धीरे धीरे करते करते इनका जो है काम ऐसे ही बढ़ता गया। पेरेंट मिनिस्ट्री समय इनकी कौन है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। 1965 के आसपास से जो आपके कन्वेंशनल आपके क्राइम्स होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस हो गए, आपके मर्डर, किडनैपिंग, टेररिस्ट क्राइम, इन सबको भी सिलेक्टिव बेसिस पे सीबीआई को सौंपा जाने लग गया कि अच्छा थोड़ा टिपिकल केस है, बड़ा केस है, तो ये हम सीबीआई को दे देते हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ओवर द इयर्स हैज एस्टैब्लिश्ड अ रेपुटेशन फॉर इम्पार्शियलिटी वगैरह वगैरह। मतलब कुल मिलाकर के बहुत अच्छे से काम करते हैं, इम्पार्शियल हैं, एफिशिएंट एजेंसी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सवालिया निशान भी खड़े होते हैं इनके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर कई बार बोला है कि ये केज का पैरेट है ना, केज का पैरेट, एक जो पिंजड़े में बंद तोता है ये सरकार का। सरकार जो कहती है सीबीआई वही करता है। जब कांग्रेस सरकार थी हालांकि तब का ये बयान है, अभी भी कुछ बहुत ज्यादा सिचुएशन डिफरेंट नहीं है। सीबीआई अभी भी मोर और लेस गवर्नमेंट के एजेंडा के अकॉर्डिंग ही काम करता है, जो भी गवर्नमेंट हो आपकी। ठीक है, अब कैसे केसेस हैंडल किए जाते हैं? पहली बात तो एंटी करप्शन के केसेस जो ये शुरुआत से करता आ ही रहा है आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वगैरह के। दूसरे आपके इकोनॉमिक ऑफेंसेस, जैसे बैंक फ्रॉड हो गया, साइबर क्राइम हो गया, फेक करेंसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर के, फॉरेन एक्सचेंज को लेकर के कोई क्राइम हुआ है, तो वहां भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। स्पेशल क्राइम्स अगर कोई जैसे आईपीसी वगैरह में है, या कोई स्टेट गवर्नमेंट ने कोई केस दे दिया इनको कि भैया आइए इसमें इन्वेस्टिगेशन करिए आकर के, या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कोई भी केस इनको सौंप दिया कि इसमें सीबीआई इंक्वायरी की जरूरत है, तो इसमें नॉर्मल पुलिस इंक्वायरी नहीं होगी, इसमें सीबीआई इंक्वायरी करेगा, तो ऐसे केसेस में सीबीआई इंक्वायरी करता है। फिर कुछ केसेस सीबीआई सुओ मोटो भी ले सकता है ना, लेकिन ये खाली यूनियन टेरेटरीज में पॉसिबल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए। सुओ मोटो सीबीआई केसेस ले सकता है, लेकिन खाली यूटीज में। ठीक है, कहाँ पे? यूटीज में, क्योंकि यूटीज आपकी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के अंडर में आती हैं, और सीबीआई केंद्र सरकार की बॉडी है। स्टेट्स में क्या होता है, स्टेट का कंसेंट जरूरी होता है। अब दो तरीके के कंसेंट होते हैं, एक जनरल कंसेंट होता है, एक केस स्पेसिफिक कंसेंट होता है। जनरल कंसेंट का मतलब क्या है कि राज्य सरकारें जो हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, क्योंकि भाई आपको पता है कि जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा होता है ये स्टेट गवर्नमेंट का होता है, और यानी कि स्टेट पुलिस का होता है। तो सीबीआई बीइंग अ सेंट्रल बॉडी, उसको अगर इन्वेस्टिगेशन करना है स्टेट में जा करके, तो उसे उस स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत होती है। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट दो तरीके से परमिशन दे सकती हैं। एक तो होता है कि उन्होंने एक बार दे दी, उसके बाद कहा सीबीआई से कि जब भी आपको लगे कि कोई इसमें जरूरत है इन्वेस्टिगेशन की, तो आप आके कर सकते हैं यहाँ पे। वो जनरल कंसेंट हो गई। इसमें बार बार केस टू केस हमको देने की जरूरत नहीं होती कंसेंट। एक होता है केस स्पेसिफिक या फिर स्पेशल कंसेंट, यानी कि कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जो परमानेंट कंसेंट नहीं देना चाहते हैं, तो वो जैसा जैसा केस आपका आता जाता है, उस केस के बेसिस में सीबीआई को कंसेंट देते जाते हैं। कंसेंट यानी कि एक तरीके से अफर्मेशन किया, भाई हमारे पे इन्वेस्टिगेशन करिए आकर के, तो सीबीआई वहां पे जाके इन्वेस्टिगेशन कर लेता है। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। लेकिन हाँ, एक बार अगर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, तो कोई कंसर्न वगैरह की जरूरत ही नहीं है। सीबीआई अपने हिसाब से फिर उसमें इंक्वायरी करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से बड़ा होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब सीबीआई डायरेक्टर का जो अपॉइंटमेंट होगा वो एक कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पे होता है। अब वो कमेटी में कौन कौन लोग होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इसके अलावा जो लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, है ना, फिर आपका लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, यानी कि मतलब या तो लीडर ऑफ अपोजिशन, अगर कोई भी अपोजिशन का लीडर नहीं है तो जो सबसे बड़ी अपोजिशन की पार्टी है उसका जो लीडर होगा वो। उसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिकमेंड करें। ठीक है, इसके अलावा होम मिनिस्ट्री क्या करती है, एक लिस्ट देती है किसको, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को, और कहती है कि इनमें से किसी एक का नाम या इनमें से कुछ लोगों को आप स्क्रूटनाइज करिए। बेसिकली होता क्या है कि होम मिनिस्ट्री एक लिस्ट बनाती है जो लोग सीबीआई के डायरेक्टर बन सकते हैं। वो लिस्ट फिर जाती है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के पास। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग क्या करता है, उस लिस्ट को बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी करता है, उसको स्क्रूटनाइज करता है, उसमें से नाम छांटता है, फिर कुछ नाम वापस से जो है होम मिनिस्ट्री को भेजता है। फिर होम मिनिस्ट्री वो नाम किसको देता है? इस कमेटी को देता है, जिसमें आपके प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं।
और फिर ये तीनों लोग मिल करके उसका नाम डिसाइड करते हैं, फाइनल करते हैं। ये जो आपका सीवीसी एक्ट है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट, उसके तहत 2 साल का टेन्योर दिया गया सीबीआई के डायरेक्टर को। ये बात ध्यान रखनी है, यूपीएससी आपको ऐसी जगहों पे फंसाएगा, और स्टेट पीसीएस का एग्जाम भी वहां पे पूछ लिया जाएगा कि जो आपका दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है वो आपका 2 साल का टेन्योर देता है। ऐसा कुछ नहीं है, जो सीवीसी एक्ट है वो आपको 2 साल का टेन्योर देता है। अब चैलेंजेस क्या क्या है भाई, जाहिर सी बात है, सबको पता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत होता है। केस्ड पैरेट स्पीकिंग इन इट्स मास्टर्स वॉइस, ये मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सीबीआई को लेकर के। अकाउंटेबिलिटी की कमी, क्योंकि आरटीआई के अंडर में जो है कि इनको एग्जाम्प्ट कर रखा गया कि वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए बाध्य नहीं है आरटीआई के अंडर में। फिर लिमिटेड पावर्स, आपको पता है सीबीआई के पास पावर लिमिटेड है, स्टेट का कंसेंट चाहिए इनको, है ना। अगर स्टेट ने कंसेंट नहीं दिया तो ये वहां जाकर के इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं, ये भी एक मुद्दा है। रिस्ट्रिक्टेड एरियाज, भाई जाहिर सी बात है, प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंडक्ट इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन ऑन द एम्प्लॉइज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द लेवल ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड अबव। अगर कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी या उसके ऊपर का अधिकारी है केंद्र सरकार का और उसकी इंक्वायरी करनी है सीबीआई को, तो उसके लिए भी उसको केंद्र सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके अलावा डिलेड इन्वेस्टिगेशन, धीरे धीरे काम करना, लैक लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी, क्योंकि भाई आप अपने पॉलिटिकल अकाउंट के लिए काम करोगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी कहीं ना कहीं लॉस में चली जाएगी। फिर उसके ऊपर बहुत सारे केसेस में उन्होंने सही से इन्वेस्टिगेशन की नहीं, जैसे आरुषि तलवार मर्डर केस जो हुआ था, जो एक कॉन्क्लूसिव प्रूफ पे नहीं पहुंचा पाया सीबीआई। तो ऐसी जगहों पे भी जो है इस वजह से भी क्रेडिबिलिटी कम होती है इनकी। इसके अलावा एक्यूट शॉर्टेज ऑफ पर्सनल, जिस हिसाब से क्राइम है देश में उस हिसाब से यहाँ पे स्टाफ नहीं है इनका। तो ये सारे कुछ कुछ चैलेंजेस है जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो हमने शुरुआत करी आपका एनटीए के पेपर पेपर लीक से, हमने देखा एनटीए के बारे में और हमने देखा सीबीआई के बारे में पूरा पूरा एक तरीके से, ठीक है। ये मेन स्पेसिफिक हमने चैलेंजेस भी देख लिए आपके। अब हम बढ़ेंगे अपनी अगली न्यूज के ऊपर जो कि है एमएसपी के ऊपर। अभी क्या हुआ, केंद्र सरकार ने एमएसपी अनाउंस करी है 14 खारिफ क्रॉप्स के लिए, ठीक है। एमएसपी के बारे में मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया था अपने 1-2 दिन पहले के वीडियो में, बट मैं फिर से आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। एमएसपी एक तरीके से प्राइस गारंटी होती है, ठीक है। एमएसपी एक तरीके से प्राइस गारंटी होती है किस बात की, अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, आपने गेहूं पैदा किया, आपके बगल वाले किसान ने भी गेहूं पैदा किया, उसके बगल वाले ने भी गेहूं पैदा किया, सबने गेहूं पैदा किया, तो होता क्या है, बेसिक इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल क्या होता है दोस्तों, कि जिस चीज की सप्लाई ज्यादा होती है और डिमांड कम होती है, उस चीज के प्राइसेस गिर जाते हैं। अब हर कोई अगर गेहूं उगा रहा है और मार्केट में डिमांड तो उतनी गेहूं की होगी ना, ऐसा तो नहीं कि किसान ज्यादा गेहूं उगा रहा है तो आप 2 की जगह 4 या 4 की जगह 8 रोटी खाने लगोगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। डिमांड उतनी ही है, सप्लाई ज्यादा हो रही है, तो प्राइसेस फॉल होंगे। जब प्राइसेस फॉल होंगे तो क्या होगा कि जो किसान बेचारे की लागत आई गेहूं को पैदा करने के लिए, उसको वो पैसा भी नहीं मिलेगा मार्केट में, ठीक है, क्योंकि इतने सारे लोग गेहूं बेचने को तैयार हैं। सबको लग रहा है कि यार कुछ तो मिल जाए, बेसिकली बिक ही नहीं रहा है तो कुछ तो मिल जाए, भले पूरा आपका जो है कॉस्ट ना निकले, आधा कॉस्ट निकल आए, है ना। तो इस वजह से सरकार ने एमएसपी लगा रखा है, एमएसपी बना रखा है कि भैया एक हमने प्राइस फिक्स कर दिया है, उसके नीचे किसानों को बेचने की जरूरत नहीं है। अगर उसके नीचे बेचने की नौबत आ रही है तो सरकार उसको खरीदने का काम करेगी, या सरकार कंपनसेशन के तौर पर पैसा देगी जो बीच का डिफरेंस होगा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल सरकार ने अनाउंस किया कि 100 रुपए एमएसपी है और मार्केट में बिका वो 80 रुपए का, तो बचा हुआ 20 रुपए सरकार पे करेगी, है ना। तो ये एमएसपी का पूरा कॉन्सेप्ट होता है। ये केंद्र सरकार डिसाइड करती है, देती है आपका कितने टोटल आपके 22 क्रॉप्स पे एमएसपी दिया जाता है। 22 क्रॉप पे एमएसपी दिया जाता है और एक क्रॉप पे आपका एफआरपी यानी कि फेयर एंड रेन्यूमरेटिव प्राइस दिया जाता है, और वो एक क्रॉप कौन सा, शुगर है। 22 क्रॉप में 14 आपके खारिफ क्रॉप है, 6 आपके राबी क्रॉप हैं। खारिफ क्रॉप और राबी क्रॉप क्या होते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है आपको पता होगा। ये वो कर जो इनका सो करने का टाइम होता है, जो इनके हार्वेस्ट करने का टाइम होता है, इसके बेसिस पे हम इनको डिवाइड करते हैं। जैसे कि आपका जो जुलाई उलाई के टाइम पे आपका आपका सो किया जाता है, क्रॉप्स लगाए जाते हैं, वो खारिफ होते हैं। ये आपके वही हार्वेस्ट किए जाएंगे उधर सितंबर के आसपास, अक्टूबर के आसपास। फिर वही अक्टूबर नवंबर के आसपास जो लगाए जाते हैं वो राबी क्रॉप होते हैं, मार्च अप्रैल के आसपास आपके जाकर के हार्वेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो ये 14 खारिफ क्रॉप पे एमएसपी दी जाती है, 6 राबी क्रॉप पे दी जाती है और 2 कमर्शियल क्रॉप पे दी जाती है। लिस्ट पूरी यहाँ पे दी हुई है, ये आपके दिमाग पे रटी होनी चाहिए बिल्कुल, कि कौन कौन से सीरियल भाई, पैडी व्हीट बार्ले ज्वार बाजरा मेज रागी, पैडी व्हीट बार्ले ज्वार बाजरा मेज रागी, इस तरीके से आपको रट लेना है पूरा। पल्सेस में ग्राम अरहर मूंग उड़द लेंटिल, ऑयल सीड में ग्राउंड नट रेप सीड मस्टर्ड तोरिया सोयाबीन सनफ्लावर सिसमम सैफ्लावर और नाइजर सीड। फिर आपका रॉ कॉटन रॉ जूट कोपरा डी हस्ट कोकोनट शुगर केन और वर्जीनिया फ्लू कप टोबैको, इन सब पे आपका क्या किया जाता है, एमएसपी दिया जाता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। वीडियो को यहीं पे पॉज करिए, ये सारे आइटम अभी के अभी याद कर लीजिए, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, ये जो है आपका एक कमेटी है, कमीशन है, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये क्या करता है, वैसा तो नहीं कि नरेंद्र मोदी खुद से जाकर के सारा क्राइटेरिया देखेंगे भैया किस पे कितना एमएसपी देना है, तो एक कमीशन बना रखी गई है ना।
जिसको हम बोलते हैं सीएसीपी, वो रिकमेंड करता है कि भैया एमएसपी कितना होना चाहिए, उसको बाद में फिर केंद्र सरकार अप्रूव कर देती है। अब ये एमएसपी कैलकुलेट करने के लिए 3 तरीके बताए गए हैं। पहला है A2 फॉर्मूला, दूसरा है आपका A2 प्लस FL फॉर्मूला और तीसरा है C2 फॉर्मूला। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये ध्यान रखिए। फिर हम अभी एमएसपी भी डिस्कस करेंगे, कितना एमएसपी किस पे हो गया है अब। ठीक है, तो यहाँ पे A2 का मतलब क्या होता है कि किसी भी क्रॉप को पैदा करने के लिए जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट आया है फार्मर का, वो सारा कॉस्ट, यानी कि आपका सीड का खर्चा, फर्टिलाइजर का खर्चा, पेस्टिसाइड का खर्चा, आपका अगर कोई लैंड आपने लीज पे लेकर के उस पर खेती कर रहे हो तो उसका खर्चा, लेबर का, मशीनरी का, फ्यूल का, ये सारे जो मतलब एक बेसिकली किसी भी अनाज को उगाने के लिए जो भी खर्चा किया है किसान ने, उस सबका लेखा जोखा जो है इसमें रखा जाता है। ठीक है, वो A2 होता है आपका। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद दूसरा क्या होता है, दूसरा तरीका है कैलकुलेट करने का कि जो कॉस्ट इंकर किया है वो तो किया ही है, उसको जोड़ेंगे। उसके अलावा जो फैमिली ने लेबर किया है, अब आपको पता है कि किसान का पूरा परिवार किसानी करता है ना। अगर वहीं पे किसी और लेबर से काम करा रहा होता किसान, तो उसको पैसा देना पड़ता है ना, बट क्योंकि घर के लोग कर रहे हैं तो पैसा नहीं देना पड़ रहा है। लेकिन एमएसपी आपका जोड़ते टाइम, एमएसपी आपका कैलकुलेट करते टाइम इसको भी कंसिडर किया जाना चाहिए कि फैमिली लेबर की वैल्यू क्या थी। और तीसरा होता है C2। C2 में आपका A2 भी आता है, FL भी आता है। इसके अलावा जो आपकी खुद की लैंड है ना, अगर हम ये मान लें कि वो लैंड आपकी खुद की ना होती, आपने रेंट पे ले रखी होती, तो आप उसमें कितना रेंट दे रहे होते हैं, है ना। या फिर आपने जो अपना ट्रैक्टर वगैरह लगा रखा है, आपके जो खुद के इक्विपमेंट्स है, उस पर एक फिक्स्ड कैपिटल का जो भी प्राइस वगैरह है वो कितना है आपका। मतलब जो आपकी खुद की चीज है, अगर उसको भी हम किराए का मान लें, है ना, तो आपको कितना पैसा खर्चा करना पड़ता है। अगर इस हिसाब से एमएसपी निकाले तो वो C2 फॉर्मूला कहलाता है। अब जो आपका MS स्वामीनाथन की कमेटी थी जिसने एमएसपी के ऊपर रिकमेंडेशन दी थी, उन्होंने कहा था कि हमको C2 जोड़ना चाहिए पहले, कि पर्टिकुलर आपका मान लीजिए पैडी या फिर वीट पे आपको एमएसपी डिक्लेयर करना है। तो आप देखिए कि पहली बात तो वीट उगाने के लिए कितना कॉस्ट आया है ना। फिर फैमिली लेबर का वैल्यू क्या है, उसके बाद जो खुद की प्रॉपर्टी किसान की, अगर वो उसकी खुद की ना होती, वो भी वो रेंट पे लेता, तो उसका क्या पूरा चार्ज था। ये सब जोड़ घटा करके जो है निकालिए, फिर इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो एमएसपी होनी चाहिए। ये किसने रिकमेंड किया था, MS स्वामीनाथन साहब ने रिकमेंड किया था। लेकिन सरकार करती क्या है, सरकार 1.5 गुना तो करती है, लेकिन C2 का नहीं, A2 प्लस FL का करती है ना। फिर भी ठीक है, कहिए A2 का ही नहीं कर रही है, तो A2 प्लस FL का करके सरकार उसका 1.5 गुना करके एमएसपी निकाल देती है। आई होप बात आपको समझ में आ गई होगी। एमएसपी कैलकुलेट करने के 3 तरीके, पहले में हम खाली कॉस्ट ले रहे हैं, दूसरे में कॉस्ट प्लस फैमिली लेबर ले रहे हैं, तीसरे में कॉस्ट प्लस फैमिली लेबर प्लस फिक्स्ड कैपिटल या फिर रेंट वगैरह जो भी कुछ है उसको सबको इंक्लूड कर रहे हैं। किसी भी फॉर्मूले से हम निकालें, उसको 1.5 गुना करके हमें एमएसपी डिसाइड करना होता है। बात समझ में आ गई। चलिए, अब यहाँ पे जो आपका एमएसपी अभी हुआ है वो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका। फिलहाल के लिए आप देखिए, पैडी का 2300 रुपए एमएसपी हो गया कुंटल के हिसाब से, प्रति कुंटल के हिसाब से। अब इसमें अलग अलग आपका एक कॉमन पैडी होता है, ग्रेड ए का होता है, तो कॉमन वाला 2300 रुपए, ग्रेड ए का 2320 रुपए। कितना इंक्रीज हुआ, 117 रुपए इंक्रीज हुआ दोनों में। पहले इसका कितना था, पहले इसका कितना था, आप देख लीजिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये आपको ध्यान रखना है। ये अब यूपीएससी के लिए उतना रेलेवेंट नहीं कि किसका एमएसपी कितना हो गया है, लेकिन अगर आप याद रखोगे तो अच्छा रहेगा कहीं ना कहीं। लेकिन जो वनडे एग्जाम होते हैं जितने भी, उन सबको ये ध्यान रखना है कि अब कितना एमएसपी है किस पे। ठीक है, और अगर कोई एग्रीकल्चर से जुड़े हुए एग्जाम की तैयारी करे तब तो बहुत ही जरूरी हो गया। फिर ऐसे आप सिमिलर मैनर में ज्वार का देख लीजिए कि अभी करंट एमएसपी क्या हुआ है, हाइब्रिड का और मलडंडी का, और कितना बढ़ा है ये। ठीक है, फिर आप बाजरा का देख लीजिए कितना बढ़ा है, रागी कितना हो गया है, कितना बढ़ा है, बेस कितना हो गया, कितना बढ़ा है। इस तरीके से सबका दिया हुआ है पूरा यहाँ पे। ठीक है, हाईएस्ट जो ग्रोथ देखी गई है वो नाइजर सीड में देखी गई है। किसमें, नाइजर सीड में 983 रुपए जो है बढ़े हैं इसके। अब वैसे इसका जो पहले आपका था वो क्या था, 7734 था, अब आपका क्या हो गया, 8717 आपका एमएसपी हो गया है नाइजर सीड के ऊपर। कुल मिलाकर के अब अगर कोई मार्केट में नाइजर सीड बेचने जाएगा तो वो इससे नीचे कोई खरीद नहीं सकता। इस ये प्राइस तो देना ही पड़ेगा या फिर इसके ऊपर देना पड़ेगा। तो ये पूरे भैया यहाँ पे एमएसपी लिखे हुए हैं। बात समझ में आ गई। तो एमएसपी वाली न्यूज भी यहाँ पे खत्म होती है। अगली न्यूज क्या है, रशिया और नॉर्थ कोरिया ने, आपको पता है मैंने कल बताया था आपको, रशिया के राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर पुतिन साहब, ये बढ़िया अपना नॉर्थ कोरिया एक अपने 24 साल बाद लगभग लगभग गए हैं घूमने फिरने के लिए। वहां पर दोनों ने क्या किया है, डिफेंस पैक्ट को साइन कर लिया है और कहा है, कसम खाई एक दूसरे के सर पे हाथ रख के कि दोस्त अगर तुम्हारे पर कोई हमला करेगा तो हम तुम्हारी मदद करने के लिए आएंगे। बेसिकली आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया रशिया का कॉमन एनिमी कौन है, कॉमन एनिमी आपका यूएसए। ठीक है, तो भाई दोस्त का दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है। ठीक है, अब नॉर्थ कोरिया और रशिया की दोस्ती के पीछे की यही कहानी है बेसिकली। पहली बात तो ज्योग्राफिकल प्रोक्सिमिटी बहुत ज्यादा है, एकदम बगल में पड़ता है, रशिया कभी भी घुस सकता है नॉर्थ कोरिया में जाकर के। ठीक है, जैसे यूक्रेन में घुस गया वैसे नॉर्थ कोरिया में भी घुस सकता है, तो मजबूरी है नॉर्थ कोरिया की दोस्ती रखना। फिर नॉर्थ कोरिया जैसे सरफेरे देशों का एक तरीके से साथ देने के लिए रशिया जैसे देश की जरूरत है। कोई बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक देश को, कोई बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक देश को जो है
नॉर्थ कोरिया का साथ नहीं ही देगा। तो यहाँ पे दोस्ती हो गई है। अब इसका मायने क्या है? यूक्रेन में जो वॉर चल रही है उसको लेकर के नॉर्थ कोरिया खुल के सपोर्ट कर रहा है रशिया का। यूएसए से जो नॉर्थ कोरिया के क्लैशेस चल रहे हैं उसको लेकर के रशिया खुल के सपोर्ट कर रहा है। तो जियो पॉलिटिकल इसका इम्पैक्ट ये है कि जो एक डेमोक्रेटिक ब्लॉक है यूएसए का, जापान का, ऑस्ट्रेलिया का, जिसमें आधा इंडिया भी है, मतलब एक तरीके से इंडिया स्विंग करता रहता है रशिया ब्लॉक और आपका यूएसए ब्लॉक के बीच में। तो कहीं ना कहीं ये जो रशिया का साइड है थोड़ा और स्ट्रांग हो गया है। रशिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना, ये लोग अपने आप में बहुत पावरफुल कंट्रीज हैं, है ना। कहने को तीन कंट्रीज है खाली, बट अपने आप में काफी पावरफुल हैं ये लोग। तो ये हमको यहाँ पे देखने को मिला है, छोटी सी न्यूज थी, तो मैंने आपको यहाँ पे बेसिक बात बताने के लिए इसको कवर कर लिया था। ठीक है, चलिए अगली न्यूज है आपकी कृषि सखी को लेकर के। अब कृषि सखी नाम से लग रहा है पीआईबी में कवर हुई है ये। नरेंद्र मोदी ने बेसिकली क्या किया है, 30,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, है ना, 30,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, महिलाओं को कृषि सखी का सर्टिफिकेट दिया है वाराणसी में। ठीक है, अभी 18 तारीख को वो वाराणसी आए थे, तब उन्होंने 30,000 महिला को कृषि सखी का आपका सर्टिफिकेट दिया है। अब ये कृषि सखी है क्या? बेसिकली नाम से पता ही चल रहा है, कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, सखी यानी कि दोस्त। तो जो एग्रीकल्चर करने में एक तरीके से मदद करे, फैसिलिटेट करे एग्रीकल्चर को, उसको हम कृषि सखी बोल देंगे। अब मोदी जी का टारगेट है महिलाओं को एम्पावर करना है। एक लखपति दीदी स्कीम भी चलाई थी इन्होंने, जिसमें कहा गया था कि हम ये चाहते हैं कि महिलाएं लगभग लगभग साल का 1 लाख रुपए तो कमाएं ही, है ना, लखपति हो जाए, वो लखपति दीदी कहलाएं। तो उसी को और मतलब लखपति दीदी को ही आगे प्रोत्साहित करने के लिए ये कृषि सखी स्कीम लाई गई थी। इसमें बेसिकली क्या किया जाएगा, जो महिलाएं हैं गांव की, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनको सिखाया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। क्या सिखाया जाएगा कि लैंड प्रिपरेशन कैसे की जाती है हार्वेस्ट के लिए, है ना, या फिर आपका जो किसानों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने के लिए, जाहिर सी बात है ना, अगर आपको किसी को ट्रेनिंग देनी तो पहले आपको खुद को ट्रेन होना पड़ेगा। तो किसानों को ट्रेन करने के लिए महिलाओं को तैयार किया जा रहा है। उसके अलावा महिलाओं को सीड बैंक खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि आप सीड बैंक खोलिए, क्योंकि भाई कोई भी आदमी एग्रीकल्चर करेगा, किसी छोटी से छोटी चीज का भी खेती करेगा, तो उसको क्या चाहिए होगा, उसको सीड्स तो चाहिए ही होंगे, है ना। सीड्स कहाँ से आते हैं? सीड बैंक से आते हैं। कैसे आते हैं? पैसा दे के आते हैं। तो वो कहीं तो सीड लेने जा ही रहा होगा, तो अपने गाँव में अपनी वो कृषि सखी से क्यों ना सीड ले ले। उससे क्या होगा कि उसको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, और जो उसके गांव की कृषि सखी होगी उसको कुछ पैसा भी मिल जाएगा, है ना। उसके अलावा सॉइल हेल्थ एंड कंजर्वेशन, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट, बायो इनपुट्स, कम्युनिकेशन स्किल, इन सब में जो है महिलाओं को एक तरीके से प्रोत्साहित किया जाएगा, मोटिवेट किया जाएगा, एम्पावर किया जाएगा, इंकरेज किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा। और ये कहा जाएगा कि अब आप अपनी इस ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके किसानों की मदद करिए खेती में, और अपना पैसा कमाइए, उनको सर्विसेज ऑफर करिए, उनसे अपना चार्ज करिए। अभी ये पायलट बेसिस पे 12 स्टेट में लॉन्च किया गया, फेज 1 में बेसिकली। ठीक है, गुजरात वगैरह से लेकर के आपका यूपी, मध्य प्रदेश वगैरह में भी है। आगे चल के इसको पूरी जगहों पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप मेंस में यूपीएससी के, स्टेट पीसीएस के, महिलाओं के ऊपर क्वेश्चन आए या रूरल विमेन के ऊपर क्वेश्चन आए, या इस टॉपिक से जुड़े हुए किसी भी टॉपिक पे क्वेश्चन आए, तो वहां पे आप इसको फॉर्डर मटेरियल के तौर पे यूज कर सकते हो। प्रीलिम्स के लिए तो आपका सारे एग्जाम के लिए जरूरी है। अब भैया मोदी जी ने कल क्या किया, नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन कर दिया। आप देखिए कितना, मतलब हर एक न्यूज में लगभग कहीं ना कहीं मोदी जी छाए रहते हैं। पीएम इनॉग्रेट्स नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस इन बिहार। अब नालंदा यूनिवर्सिटी आपको पता है कि बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ की रही है, जो आज की डेट में ऑक्सफोर्ड वगैरह की वैल्यू, मैंने आपको कल भी बोला था कि एक जमाने में वो वैल्यू हमारे नालंदा की थी। अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, बुक में लिखा हुआ है, किताबों में लिखा हुआ है, वहां से पढ़ करके बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो अब भैया कुछ नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में आप फैक्ट्स देख लीजिए। ये मोस्ट एंशियंट यूनिवर्सिटी है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। कुमार गुप्त ने इसको फाउंड किया था बिहार में 5वीं शताब्दी के आसपास। ठीक है, 600 साल तक चली। 12वीं शताब्दी में जो है इसको बख्तियार खिलजी ने आकर के जला दिया था। हर्षवर्धना के टाइम पे और जो पाल डायनेस्टी के मुनाक्स थे, उनके टाइम पे नालंदा को काफी ज्यादा ख्याति प्राप्त हुई, पॉपुलैरिटी मिली इनको। ठीक है, यहाँ पे कल्चरल लर्निंग, इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज, ये सब चीजें होती थी। बहुत बड़े बड़े देशों से लोग आते थे, बहुत ही ज्यादा जो प्रकांड पंडित होते जिनको हम बोलते हैं, वो लोग आते। तो ये स्थिति थी यहाँ पे कि जो गेट कीपर वगैरह होते थे नालंदा के, वो इतना वेल बर्स्ड होते थे संस्कृत के श्लोक्स में कि अगर आपको अंदर जाना है तो यही आपका एंट्रेंस टेस्ट ले लेते थे एक तरीके से। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। यहीं पर रहने के लिए इनको मोनेस्ट्री दी जाती थी, यहीं पे ये रहते भी थे, रेजिडेंशियल स्कूल था एक तरीके से। बुद्धिज्म की बहुत सारी फिलोसफियां पढ़ाई जाती थी। चाइना, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, इन सब जगहों से लोग आते थे यहाँ पढ़ने के लिए। बहुत ही स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट था। ये नहीं कि आप बाहर अपने मन से एंजॉय करें कॉलेज लाइफ, नहीं। बहुत ही गुरुकुल टाइप की परंपरा, स्ट्रिक्ट परंपराएं थी यहाँ पे पढ़ाई लिखाई को लेकर के। और मल्टीपल चीजें, आयुर्वेदा, रिलीजन, बुद्धिज्म, मैथमेटिक्स, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, फिलोसफी, ये सब पढ़ाया जाता था। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच थी यहाँ पे बेसिकली। फिर इसको आपका जो है बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। और यहाँ की जो लाइब्रेरी, उसमें इतनी किताबें थी, कहा जाता है जब बख्तियार खिलजी ने उसको जलाया
तो लगभग 1 महीने तक वो लाइब्रेरी चलती रही थी। बात समझ में आ गई? 6 शताब्दी के बाद क्या हुआ था, यूनेस्को को रीडिस्कवर किया किसने? स्कॉटिश सर्वेयर फ्रांसिस बुचानन हैमिल्टन ने। ठीक है, ये नाम आपके वन एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, बाद में इसको अलेक्जेंडर कमिंगम ने आइडेंटिफाई किया कि अच्छा ये तो एक एंशिएंट यूनिवर्सिटी थी। ठीक है, उसके बाद से जो है फिर इसको एक तरीके से रिस्टोर करने के लिए काम होता रहा। दूसरी एक नालंदा यूनिवर्सिटी थी ही, लेकिन फिर इसको भी दोबारा से रिवाइव किया गया है अभी, जिसका कल उद्घाटन किया गया मोदी जी के द्वारा। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है आपकी, ठीक है, यूनेस्को की। और चाइनीज मॉन्क जुआन जैंग भी जो है यहाँ पे आए थे। इन्होंने इसके बारे में काफी सारी बातें अपने नोट्स में लिख रखी हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई नालंदा के बारे में? चलिए आगे बढ़ेंगे, फिर समझ में आ गई है तो। अब यहाँ पे पवन कल्याण ने चार्ज ले लिया डिप्टी सीएम का, कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम के तौर पे किसने चार्ज ले लिया? पवन कल्याण साहब ने चार्ज ले लिया है। ठीक है, अब पवन कल्याण ने चार्ज तो ले लिया। यहाँ के सीएम कौन है? चंद्रबाबू नायडू हैं, अभी भी बने हैं। गवर्नर कौन है? एस अब्दुल नजीर गवर्नर है। यहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा, उसमें कितनी सीटें हैं? 175 हैं। जो यहाँ की विधान परिषद, उसमें कितनी सीटें हैं? 58 सीटें हैं। विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल आपका स्टेट असेंबली का अपर हाउस होता है। ये पूरे इंडिया में नहीं है, ये गिने चुने 6 स्टेट्स में है। कौन कौन से? यूपी में है, बिहार में है, मध्य प्रदेश, सॉरी, महाराष्ट्र में है, फिर आपका कर्नाटका में है, आंध्रा में और तेलंगाना में है। इन 6 स्टेट्स में आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। ये आपको बाय हार्ट ऑन योर फिंगर्स रटा होना चाहिए। जस्ट अ सेकंड। तो 175 आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट है, 58 आपकी काउंसिल की सीटें हैं, 25 लोकसभा की सीटें और 11 आपकी राज्यसभा की सीटें। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, वनडे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम क्या देखेंगे? आंध्र प्रदेश की। अब मैप पे लोकेशन देखिए पहले तो। इधर आपका क्या पड़ रहा है? आपका बे ऑफ बंगाल पड़ रहा है। ऊपर आपका तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है। इन 3 राज्यों से ऊपर सीमा साझा करता है ये। इधर कर्नाटका से कर रहा है और नीचे आपका तमिलनाडु से कर रहा है। तो 1 2 3 4 5, 5 राज्यों से आंध्र प्रदेश आपकी बॉर्डर शेयर करता है। कौन कौन? स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु। इधर आपका क्या पड़ता है? इधर आपका बे ऑफ बंगाल पड़ता है। और यहीं पे आपका यमन, जो कि पुद्दुचेरी का एक आइलैंड है, वो यहाँ पे पड़ता है आपका। ठीक है, यमन जो आपका आइलैंड है पुदुचेरी का, वो यहाँ पे पड़ता है। प्रोटेक्टेड एरियाज देख लीजिए। नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पे 2 नेशनल पार्क हैं बेसिकली आपके, 3 सॉरी। श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, पपीकोंडा नेशनल पार्क। नाम ध्यान रखिए, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, रामसर साइट, आपको सारी की सारी रटी होनी चाहिए स्टेट वाइज। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व यहाँ का टाइगर रिजर्व है इकलौता। इसके ऊपर यूपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है, तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में भी आते हैं। ठीक है, रामसर साइड कितनी? रामसर साइड यहाँ पे सिर्फ एक है, जो कि है कोलेरू लेक आपका। ठीक है, बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये क्या हो गया? 3 आपके नेशनल पार्क हो गए, एक आपका टाइगर रिजर्व हो गया, एक आपकी रामसर साइट हो गई। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इंडस्ट्री ने जो है मांग करी है कि जो है एंजल टैक्स को हटा दिया जाए। ठीक है, एंजल टैक्स को हटाने के लिए मांग चल रही है। अभी एंजल टैक्स होता क्या है ये देखते हैं। अब देखिए, बेसिकली अगर किसी भी कंपनी को, अगर कोई भी नई कंपनी है उसको पैसा चाहिए, तो जनरली अगर वो पब्लिक कंपनी, तो पैसा कैसे आता है? वो अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करती है, लोग आकर के उसके शेयर खरीदते हैं, उसको पैसा मिलता है। लेकिन कोई कंट्री मान लीजिए स्टॉक एक्सचेंज पे खुद को लिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज पे खुद को लिस्ट नहीं कर रही है और अपने प्राइवेट लोगों को शेयर वो इशू कर रही है। यानी कि एक होता है पब्लिकली शेयर इशू करना स्टॉक एक्सचेंज के जरिए, एक होता है प्राइवेटली अपनी जान पहचान से, अपने नेटवर्क से जो है शेयर्स को इशू करना। ऐसी जो कंपनी होती है जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं होती, उसको हम अनलिस्टेड कंपनी बोलते हैं। तो जब कोई अनलिस्टेड कंपनी आपके शेयर्स उठाती है, शेयर बेचती है अपने प्राइवेटली लोगों को, ठीक है, तो क्या होता है कि कई बार उसके प्राइसेस, जो उसकी मार्केट वैल्यू होनी चाहिए, उससे ज्यादा प्राइस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका रिलायंस का शेयर है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए रिलायंस एक प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी नहीं हुई है अभी तक, यानी कि वो स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं है। अगर रिलायंस आपका पब्लिक में आता है, स्टॉक एक्सचेंज में आता है, तो रिलायंस के एक शेयर की कीमत आपकी कितने रुपए रहती? मान लीजिए 10 रुपए रहती। लेकिन रिलायंस क्या कर रहा है? प्राइवेटली अपने नेटवर्क का फायदा उठाते हुए अपने शेयर्स को बेच रहा है, तो उसके अंदर शेयर की वैल्यू क्या रखी? 20 रुपए रखी। अब जब 20 रुपए शेयर रखी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने अपने शेयर्स को ओवर वैल्यू कर दिया। तो जब वो अपने शेयर को ओवर वैल्यू करके पैसा कमा रही है, तो उसको ज्यादा पैसा मिल रहा है। उसको अपने शेयर से जितना मिलना चाहिए था पब्लिकली, उससे ज्यादा पैसा मिल रहा है। तो इसको हम इनकम के तौर पे देखते हैं उस कंपनी की, और उसके ऊपर हम एंजल टैक्स लगा देते हैं। भैया जो स्टॉक मार्केट से पैसा उठा रहे हैं उनका तुमको सामने दिख रहा है ना, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कितना टैक्स देना है, क्या करना है। लेकिन जो चोरी छुपे बैकडोर से पैसा उठा रही हैं, वो ज्यादा पैसा ना उठा ले, शेयर्स की वैल्यू उतनी नहीं है लेकिन वो उतनी वैल्यू दिखा करके उठा ले, तो उनके ऊपर सरकार टैक्स चार्ज कर देती है कि आपको एंजल टैक्स देना है अपना। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फेयर मार्केट वैल्यू, जो होनी चाहिए, है ना। लेकिन अगर उससे ज्यादा लगी है आपके शेयर की वैल्यू, तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, ये एंजल टैक्स होता है। अब अभी हुआ क्या है, अंडर द फाइनेंस एक्ट 2023
a relevant section of the Income Tax Act was amended to include foreign investors in the ambit of angel tax provision. यानी कि अब अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है तो इंडिया के स्टार्टअप के ऊपर भी एंजल टैक्स लग जाएगा। ठीक है, अब इससे होगा कि भाई जाहिर सी बात है स्टार्टअप्स को बढ़ावा नहीं मिलेगा, स्टार्टअप्स आके पीछे जाने लगेंगे। अब उनको थोड़ा ज्यादा पैसा मिल रहा है, वो डेवलपमेंट के तौर पे अपने काम करेंगे, अपनी कंपनी को आगे बढ़ाएंगे। कल को वो कंपनी पब्लिक हो जाएगी तो वो आपको पैसा देगी ना, आप क्यों आप फालतू में टैक्स वसूल करके उस कंपनी उस स्टार्टअप को एक तरीके से दबाने का काम कर रहे हो। एक तरफ तो आप बात कर रहे हो कि हमको भैया स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना है, आप यानी कि सरकार की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि हमें जो है स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना है, दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हो, जो बढ़ रही है उनके ऊपर टैक्स लगा दे रहे हो, वो भी एंजल टैक्स टाइप का, है ना। एक बेसिकली मतलब बात ये है ना कि वो कंपनी अब उसने तो आपको लिस्ट इसीलिए नहीं किया ताकि वो ज्यादा पैसा उठा सके प्राइवेट लोगों से, लेकिन वहां पे भी उसके ऊपर एंटी टैक्स लगा दे रहे हो। तो ये बात है आपका। Currently, if a startup company receives equity investment from a resident that exceeds the face value of the shares, it is considered as income for the startup and subject to income tax under the category of income from other sources for the financial year। वही बात मैंने जो बोली, जो उसके शेयर की फेस वैल्यू होनी चाहिए उससे ज्यादा अगर वो पैसा किसी से ले रही है, किसी रेजिडेंट से, तो वो कंपनी की इनकम जोड़ी जाएगी, उस पर कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा। अब अभी का जो अमेंडमेंट हुआ 2023 वाला, उसमें क्या बोला गया, ये फॉरेन इन्वेस्टर पे भी अप्लाई कर दिया गया है। दिस मेंट दैट स्टार्टअप्स रेजिंग फंड फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर वुड बी सब्जेक्ट टू टैक्सेशन। ठीक है, अब अगर कोई बाहर के इंसान से पैसा उठा रहा है तब भी टैक्सेशन लगेगा। अभी तक अगर आपकी जो कंपनी या स्टार्टअप है वो अपने देश के लोगों से पैसा उठा रहा है तो लग ही रहा था। अब क्या, अगर वो बाहर के लोगों से पैसा उठा रहे हैं तब भी आपका क्या लगेगा, टैक्स लगेगा उसके ऊपर। स्टार्टअप्स रिकॉग्नाइज्ड बाय डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस प्रोविजन। ठीक है, अब यहाँ पे डीपीआईआईटी आपकी जो एक सरकार की संस्था है ना, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, उसकी एक मनमर्जी चल रही है। वो चाहे तो किसी भी कंपनी को क्या कर सकती है, एग्जेप्ट कर सकती है कि भैया इस कंपनी को एंजल टैक्स देने की जरूरत नहीं है, बाकी सारी कंपनियां देंगी। तो क्या ये पक्षपात हुआ कि नहीं हुआ, है ना। अब जब बहुत सारे बाहर के लोगों ने एक तरीके से आपका इस चीज को लेकर के सवाल उठाया, तो जो यूएसए के, यूके के, फ्रांस के जो बड़ी बड़ी मेजर इकोनॉमी से जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, ऐसे 21 देश हैं, उनसे अगर इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो आपको फिर स्टार्टअप पे अपने टैक्स नहीं देना है। ये नियम ले आए हैं अब सरकार वाले। तो अब यहाँ पे बात यही उठ रही है कि भाई अब इस तरीके का एकदम कॉम्प्लिकेटेड टैक्सेशन क्यों कर रहे हो, आप हटा ही दो ना एंजल टैक्स को पूरी तरीके से। अब आप डीपीआईआईटी चाहे तो किसी के ऊपर से हटा दे, माफ कर दे, 21 देशों का आपने माफी कर दिया तो लगा फिर किस ले रहे हो। जो मेजर इकोनॉमीज है, जैसे आपका मेजर चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसके ऊपर से तो आपने हटा ही दिया, तो अब आप क्यों लगा रहे हो, है ना। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है इंजर टैक्स के ऊपर। एक आपका इसी से मिलता जुलता कैपिटल गेन्स टैक्स होता है, जो कि अगर आपने मान लीजिए कोई अपना कैपिटल असेट बेचा है कंपनी का, उसके ऊपर अगर आपको कोई प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट पे आपको टैक्स देना होगा, उस इनकम पे, उसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन्स टैक्स। अब एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होता है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स तब होता है जब कोई असेट जो आप 36 महीने यानी कि 3 साल या उससे ज्यादा से होल्ड कर रहे थे, उसको आपने बेचा है, उस पर आपकी इनकम हुई है, उस पर आप टैक्स दे रहे हो, तो वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है। और अगर कोई एसेट आपने 36 महीने से यानी कि 3 साल से कम होल्ड किया, उस पर अगर आप बेचने पे टैक्स दे रहे हो तो वो आपका शॉर्ट टर्म होता है। ठीक है, अब ये जो आपका पूरा मामला है, ये आपका जो है बेचने पे ही होता है। अगर जब आप कोई चीज बेचोगे तभी उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि अगर किसी चीज की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ रहा है। बढ़ने से मतलब नहीं है। मान लीजिए कोई चीज आप 10 रुपए की लेकर के आए थे, हर साल उसकी प्राइस जो है या उसकी वैल्यू जो है वो 10-10 रुपए से बढ़ रही है, 5 साल हो गए, वो चीज जो है आपकी 60 रुपए की हो गई है। तो ऐसा नहीं कि आपको इस पर टैक्स देना है, लेकिन हाँ जब आप इसको बेचोगे फाइनली, है ना, अपने कैपिटल असेट को, तब उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा फाइनली। ठीक है, बात इतनी समझ में आ गई। अब यहाँ पे टैक्स देना ही नहीं होता है खाली, बहुत सारे ऐसे भी एसेट्स होंगे ना जिसपे आपको नुकसान हो रहा होगा, जिनको बेचने पे आपको नुकसान हो रहा होगा, तो उस नुकसान को माइनस भी किया जाएगा। जो आपका नेट कैपिटल, जो आपका ग्रॉस कैपिटल गेन हुआ किसी चीज को बेच करके, उसमें से आप वो माइनस करो जो आपका किसी भी चीज को बेच करके नुकसान हुआ है ना। और फिर जो निकल करके आएगा वो आपका नेट कैपिटल गेन निकल करके आएगा, उसके ऊपर आपका टैक्स लगाया जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए, अगली आपकी न्यूज क्या है, एक्स सीएम ऑफ उड़ीसा नवीन पटनायक टू बी लीडर ऑफ अपोजिशन इन द उड़ीसा असेंबली। उड़ीसा असेंबली के अभी तक भैया सीएम रहे नवीन पटनायक साहब, अब ये क्या हो गए हैं, अब ये आपके जो एक तरीके से अपोजिशन के लीडर बन गए हैं। ठीक है, अपोजिशन के लीडर बन गए, इनकी सरकार चली गई है। सीएम कौन हो गए हैं, अब सीएम हो गए हैं आपके, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है इनका, मोहन चरण मांझी, जो कि बीजेपी के सीएम है, और ये खुद बीजेडी के थे अभी तक सीएम, ये अब हट गए हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। गवर्नर कौन है, रघुबर दास है यहाँ के गवर्नर। इतनी बात क्लियर हो गई। स्पीकर कौन है उड़ीसा की असेंबली का, वो है आपका सुरमा पढ़ी जो कि आपके बीजेपी को बिलोंग करते हैं। अब अगर हम सीट्स की बात करें तो यहाँ का आपका जो विधानसभा है उसमें आपकी 147 सीट्स हैं, ये देखिए 147 सीट्स हैं यहाँ की विधानसभा में। लोकसभा की 21 है, राज्यसभा की 10 है। मैप में आप देख लीजिए उड़ीसा किस किस से बॉर्डर शेयर कर रहा है। पहली बात तो बे ऑफ बंगाल से कर ही रहा है,
वेस्ट बंगाल से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, फिर आपका आंध्र प्रदेश से। तेलंगाना से आप देखिए बॉर्डर शेयर उड़ीसा का नहीं हो रहा है। बात समझ में आ गई। टाइगर रिजर्व की बात करें तो दो टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और सतकोसिया टाइगर रिजर्व। इतना आपने ध्यान रख लिया है। तो दो नेशनल पार्क भी हैं, एक आपका सिमलीपाल नेशनल पार्क, एक है आपका भीतरकनिका नेशनल पार्क। कौन कौन सा? सिमलीपाल और भीतरकनिका। सिमलीपाल आपका जो है एक तरीके से टाइगर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी है। आई होप बात समझ में आ गई है। 6 यहाँ पे आपकी रामसर साइट है टोटल। पहली कौन सी? चिलिका, भीतरकनिका, मैंग्रोव नेशनल पार्क, सतकोसिया, फिर आपका तामपारा, फिर आपका अंसुपा, फिर आपका हीराकुड। ये आपकी 6 जो है वो रामसर साइट है। किस जिले में एक बार रीड कर लीजिएगा, याद करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, ध्यान कर लीजिएगा। सबसे बड़ी आपकी यही है, चिलिका लगून 1165। सबसे छोटी आपकी तंपारा लेक 3 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। चिलिका आपका ब्रैकिश वाटर है, भीतरकनिका मैंग्रोव जो है वो आपका नेशनल पार्क एक तरीके से हमने देखा, ये भी यहाँ पे देखिए। ठीक है। तामपारा आपका फ्रेश वाटर है, अनसुपा फ्रेश वाटर है, हीराकुड आपका फ्रेश वाटर है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एनएचआरसी ने जो है हरियाणा सरकार को नोटिस भेजा है कि भैया आप जो ये एंटी लेबर प्रैक्टिसेस कर रहे हो इसको आप रोक दीजिए। तो कुल मिलाकर के हम इस न्यूज की वजह से एनएचआरसी के बारे में देखना है, यानी कि नेशनल नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में। ये देश में हमारे जो लोगों के बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उनको डील करता है, उनको इंश्योर करने का काम करता है। 12 अक्टूबर 1993 की इसकी स्थापना करी गई थी अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, यानी कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो 1993 में बनाई गई थी। बात समझ में आ गई। इसको अमेंड किया गया इस एक्ट को 2006 में और 2019 में। बात समझ में आ गई। पेरिस प्रिंसिपल जो है वो आपके ह्यूमन राइट से जुड़े हुए हैं, उन्हीं के साथ कंफर्म करने के लिए, उन्हीं के साथ एक तरीके से अलाइनमेंट करने के लिए आपका ये एक्ट पास किया गया था। इतनी बात अगर क्लियर हो गई है तो इसमें कमीशन में कौन कौन होता है? चेयरमैन होता है, 5 फुल टाइम मेंबर होते हैं, 7 डीम्ड मेंबर्स होते हैं। चेयरमैन जो होगा वो पूर्व चीफ जस्टिस होगा इंडिया का, या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, या तो पूर्व चीफ जस्टिस या तो वर्तमान जज। चेयरमैन एंड मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ 6 मेंबर कमिटी। अब ये जो चेयरमैन और मेंबर हैं ये 6 मेंबर की कमेटी बनती है। उस कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पर राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। कुल मिलाकर के एनएचआरसी के जो मेंबर्स हैं, जो चेयरमैन है, उनका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति अपने मन से नहीं करता है, वो एक कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे करता है। अब वो कमेटी कौन है, उसमें कौन कौन आता है? तो उसमें भैया आपके आते हैं प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड अ यूनियन होम मिनिस्टर। तो भैया राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आएंगे, होम मिनिस्टर आएंगे, दो लोग तो ये हो गए। फिर आपके लोकसभा के लीडर और लोकसभा के अपोजिशन के लीडर, ये दोनों लोग आएंगे, 4 हो गए, है ना। फिर आपके जो है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डिप्टी चेयरमैन और आपके अपोजिशन के लीडर राज्यसभा में, इतने लोग आएंगे। 6 लोग टोटल आपका कोई नाम रिकमेंड करेंगे और फिर उस नाम के ऊपर जो है आपके राष्ट्रपति साहब या अभी राष्ट्रपति साहिबा मोहर लगा देंगे। अब ये 3 साल तक अपना ऑफिस होल्ड कर सकते हैं या फिर 70 साल तक, जो भी पहले हो जाए। मान लीजिए कि 3 साल पूरे नहीं हुए बट 70 साल के हो गए तो इनको अपना ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। मान लीजिए 70 साल के हो गए हैं, 3 साल पूरा नहीं हुआ तो भी ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। 3 साल पूरे हो गए, 70 साल के नहीं हुए तो भी ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। पावर एंड फंक्शन आप देख लीजिए, रोल एंड फंक्शन वगैरह की भैया सिविल कोर्ट की पावर होती है, इन्वेस्टिगेशन वगैरह करते हैं, ह्यूमन राइट्स को इंश्योर करने के लिए आपके एविडेंस वगैरह मांग सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन का आदेश वगैरह दे सकते हैं, यही सब है इसका। ठीक है। अभी बेसिकली एक रिपोर्ट आई है जो कि एयर पोल्यूशन के ऊपर है, रिलीज करी है किसने? हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट ने। अब ये आपका एक यूएस बेस्ड इंस्टीट्यूट है जिसने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। इसमें क्या बताया गया है? एयर पॉपुलेशन कंट्रीब्यूटेड टू 8.1 मिलियन डेथ worldwide in 2021 with India and China recording 2.1 million and 2.3 million fatalities। अब आप सोच के देखिए कि पूरे दुनिया में 81 लाख के करीब जो है मौतें आपकी एयर पोल्यूशन से हुई, उसमें से अकेले 21 लाख इंडिया में हुई हैं। मतलब कितनी ज्यादा खराब बात है, दर्दनाक बात है। एयर पोल्यूशन गंदी, मतलब एयर क्वालिटी गंदी होने की वजह से, एयर पोल्यूशन होने की वजह से इतने लोगों की मौत हुई है। ये आपके मेंस फॉडर मटेरियल में आप यूज कर सकते हो। रिपोर्ट किसने निकाली है ये आपको प्रीलिम्स पे ध्यान रखना है। हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट ने निकाली है, किसके साथ मिलकर? यूनिसेफ के साथ मिलकर। आई होप बात यहाँ तक क्लियर है आपको। आगे बढ़ेंगे। खल्लासी विंस द केन्स लायंस ब्रोस। अब खल्लासी एक तरीके से एक गाना था जो कि लास्ट ईयर नरेंद्र मोदी ने भी काफी पसंद किया था नवरात्रि के टाइम पे। इसको सौम्या जोशी ने लिखा है। इसको केन्स में खल्लासी को जो है केन्स में लायंस ब्रोंज अवार्ड मिला है। ठीक है, ब्रोंज अवार्ड मिला है खल्लासी को। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। इसको लिखा किसने? सौम्या जोशी ने लिखा है। लिरिसिस्ट की कौन है? सौम्या जोशी है, ये नाम आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब कुछ छोटी छोटी न्यूज है, जैसे कि मोहनलाल को इलेक्ट किया गया है किसका प्रेसिडेंट? आपका एएमएमए का। एएमएमए क्या है?
एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट। अब मलयालम मूवी के जो कुछ आर्टिस्ट हैं उनका एक एसोसिएशन है अपना, उसके चेयरमैन के तौर पे, उसके प्रेसिडेंट के तौर पे लगातार तीसरी बार आपके एक्टर जो है मोहनलाल, इनको अपॉइंट किया गया। वनडे एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट है। अब आर्मीज डेल्टा 5 मोटरसाइकिल एक्सपेडिशन, आपसे पूछा जाएगा कि डेल्टा 5 मोटरसाइकिल एक्सपेडिशन किसने निकाला था हैदराबाद में, तो इंडियन आर्मी ने निकाला था। या फिर इंडियन आर्मी ने डेल्टा 5 मोटरसाइकिल एक्सपेडिशन निकाला था, कहाँ पे निकाला था, हैदराबाद में निकाला था। बात समझ में आ गई क्यों निकाला है? 25वीं सालगिरह है कारगिल की विक्ट्री की, तो उसी को एक तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वोडाफोन जो एक कंपनी है वो अपने 18% शेयर सेल कर रही है इंडस टावर में। इंडस टावर बेसिकली इन्हीं की कंपनी एक तरीके से है, जो टावर मतलब एक तरीके से लगा करके डील करते थे ये लोग अपना। अब उसके 18% स्टेक ये बेच रहे हैं वोडाफोन वाले। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, छोटी सी न्यूज थी, कोई एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं चाहिए। वोडाफोन के बारे में इतना जान लीजिए आपकी वोडाफोन कहाँ की कंपनी है। ये आपकी ब्रिटेन की कंपनी है कि ब्रिटिश कंपनी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना आपकी हुई थी 19 आपका 91 में। ठीक है, 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। फाउंडर इसके कौन थे? एमएस हैरिसन और गैरी वेंट। हेडक्वार्टर कहाँ पे? बर्कशायर में, इंग्लैंड में। बात समझ में आ गई है? चलिए, बात समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अगली न्यूज क्या है? अगली भी दो छोटी छोटी न्यूज है। ये हम लोग पहले कवर चेक कर चुके हैं। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट जो है रामाफोसा, वो दूसरी बार उन्होंने राष्ट्रपति की शपथ ले ली है। ठीक है, दूसरी बार इन्होंने राष्ट्रपति की शपथ ले ली। किसने? रामाफोसा ने। सीधे पूछ लेंगे आपसे कि रामाफोसा किस स्टेट के आपके प्रेसिडेंट बने हैं, तो वहां हो सकते हैं साउथ अफ्रीका के साथ और भी ऑप्शंस हों, तो आपको ध्यान रखना है। फिर अनुराग बत्रा, अनुराग बत्रा जो कि फाउंडर है एक्सचेंज फॉर मीडिया के एंड चेयरमैन है बीडब्ल्यू के, बिजनेस वर्ल्ड के। ये क्या हुए हैं? ये मेंबर बन गए इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्टिस्ट एंड आर्ट्स एंड साइंसेस। ठीक है, टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेस एक इंटरनेशनल बॉडी है टेलीविजन आर्ट और साइंस की, उसमें कुछ मेंबर इलेक्ट किए जाने थे, सेलेक्ट किए जाने थे। तो इंडिया से आपके कौन हो गए हैं? अनुराग बत्रा साहब हो गए। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। छोटे छोटे हेडलाइन के तौर पर हम इसको देख रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। आज का वर्ड ऑफ द डे क्या है? इंटरमिनेबल। अभी इसको आपको वीडियो को बंद नहीं करना है, ये वर्ड ऑफ द डे के बाद हम देखेंगे क्वेश्चन सारे आपको दिखाऊंगा मैं, हालांकि उसको डिस्कस हम लोग कल वाले वीडियो में करेंगे। वर्ड ऑफ द डे क्या है? इंटरमिनेबल, जिसका मतलब क्या होता है? टायर समली लॉन्ग सीमिंगली विदाउट एंड, मतलब कोई चीज शुरू होकर खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, उसको हम बोलते हैं इंटरमिनेबल। इसके सिनोनिम्स क्या है? एंडलेस और एटर्नल। यूसेज क्या है? द प्रीस्ट गेव एन इंटरमिनेबल सरमन, यानी कि वो बोर हो रहा था कोई भी इंसान प्रीस्ट का सरमन सुन करके, सरमन यानी कि उपदेश, और लग रहा था कि ये बहुत थकावट हो रही, खत्म ही नहीं हो रहा है, बहुत लंबा है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इंटरमिनेबल। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप पॉज करिए, पढ़िए, अपना अटेम्प्ट करिए, इसके आंसर मैं आपको कल दूंगा। पहला क्वेश्चन आपका सीबीआई के बारे में है, फिर आपका नालंदा के बारे में है, फिर आपका एमएसपी के बारे में, फिर आपका आंध्र प्रदेश के बारे में है, फिर आपका जो है खल्लासी के बारे में, फिर आपका इंडियन पॉलिटी के से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है, इसका आंसर आपको कल के वीडियो में दिया जाएगा। आई होप ये नया पैटर्न आपको पसंद आया होगा। जो भी आपका फीडबैक हो आप कमेंट सेक्शन में बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी झंझट के मेंशन कर सकते हैं। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ऑप्टेन कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।